नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी देखें, हम लोग आज करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा के सर अंदर हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे वो है अपना सेट्स। बेसिकली क्या रहने वाला है, सेट्स की आपको दो वीडियो देखने को मिलेंगी। आज की जो वीडियो रहने वाली है सर, इसमें हम सेट्स का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो पूरा कवर करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सर जी, उसके अंदर हम करेंगे अपना कवर अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी मालूम होनी चाहिए सर जी। सेट्स का जो अलजेब्रा है वो भी आना चाहिए अपने को ना, आगे काम आएगा। तो इससे पहले कि आज का सर कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सर जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपना यूपीएससी 2022। तो अगर आपका भी टारगेट 2022 है तो सर जी बहुत ही बढ़िया है, वो तो चेरी ऑन केक वाली बात हो गई नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो 2021 ही देना है, तब भी कोई बात नहीं सर, कुछ कॉन्सेप्ट तो आप यहाँ से समझ ही सकते हैं नहीं। तो चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आज का कार्यक्रम सेट्स जो है हम लोग आज कवर करेंगे, इसका जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है सेट्स का लेकर। तो सर देखो, अब से जो है ना हमने ऐसा डिसाइड किया है कि नोट्स जो है वो आप साथ के साथ ही बनाएं, मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा जो भी मसला है, मतलब जो भी नोट्स का कंटेंट है, आप लोग क्या करें उसको तुरंत कॉपी में लिख लें। इससे क्या आपके साथ के साथ नोट्स भी बनते रहेंगे। नोट्स बनाने कैसे हैं, आपने क्या, जैसे अभी सेट्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपने क्या है वो तो लिखना ही है, साथ में अपने विचार भी लिखने नीचे जी, आपके क्या विचार है उस चीज़ को लेकर नहीं। तो आओ स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सेट्स, अब होगा क्या, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है और बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, मतलब रिवीजन टाइप होगा। नया तो खैर क्या ही, सबने पढ़ा ही हुआ है लगभग ये 11वीं 12वीं के अंदर। तो क्या है सर जी, थोड़ी सी थ्योरी है, अपना रिवाइज हो जाएगा और अपने नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बन जाएंगे। तो दो बातें हैं, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं लिखता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ तो इसका फंडा क्या है। या आप लोग वैसे जानते ही होंगे, बस आप ऐसे सुनते चलो और लिखते चलो, ताकि जो है ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा ना, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं ना सर, उनमें थोड़ी सी तकलीफ़ हमें कम आएगी। ठीक है जी। वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो सेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और इस पर फिर थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। कहता है सेट जो है एक वेल डिफाइंड क्लास है या कलेक्शन है, किसका, ऑब्जेक्ट्स का। किसका है जी, ऑब्जेक्ट्स का। कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड। ज़रा गौर फरमाइएगा शब्द के ऊपर। तो सबसे पहले सवाल ये है, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, नहीं, इसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। देखो पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा लिखूँगा यहाँ पे, तो आप लोग नोट करिएगा। वेल डिफाइंड का मतलब उस्ताद जी यहाँ पे ये है, क्या आप कोई ऐसा रूल बना पा रहे हो जिस रूल के बेस पे आप ये जज कर पाओ कि कोई ऑब्जेक्ट सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। एग्जाम्पल लूँ क्या मैं, जैसे मैं बोल देता हूँ जी, अपने पास एक रूल है, इंग्लिश जो अपनी लैंग्वेज है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अंदर जो वोवल है, मैं ऐसा कह रहा हूँ जी, मेरे पास एक रूल ऐसा है कि मैं सिर्फ वोवल को ही सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखें सर, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनमें से सिर्फ वोवल ही सेलेक्ट होंगे, ऐसा ही तो है। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे भी दिया जाए, लेट से सी, और आपसे पूछा जाए क्या ये उस सेट से बिलोंग करेगा, आप तुरंत बोल देंगे जी नहीं करेगा। क्या कह रहे हो सर जी, नहीं करेगा ना। मैं बोलूँ जी ई, आपका तुरंत जवाब आएगा कि जी ये तो बिलोंग करेगा। तो देखो हम क्या उस रूल के बिहाफ पे किसी गिवन ऑब्जेक्ट को ये जज कर पा रहे हैं कि वो सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, जज कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेट। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, क्या इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, मतलब बहुत बारी जब ऐसा होता है ना कि टीचर आपसे जो है वो पूछ ले जी सेट को डिफ़ाइन करो, तो उस टाइम पे सर ये चीज़ जो है वो याद नहीं आती और फिर थोड़ा सा हमें जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस भी होता है। नहीं, आपने हो सकता है कभी महसूस भी किया हो। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है तो मेरे को बताएं कमेंट करके ज़रूर
कि एकदम से कोई ऐसा टॉपिक था जो हमें लगता हो कि हमें तो आता है, बट जैसे ही टीचर ने पूछा तो फिर सर जी वहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। तो देखो जी, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, आप इसको लिखते चलना है ना। और क्या रहता है कि बहुत से बच्चों के ना डाउट्स रहते हैं। डाउट्स मतलब जैसे यहाँ पे पढ़ तो लिया, लेकिन हो सकता है अब उनके मन में कोई सवाल हो या उनके मन में कोई केस हो कि अगर ये ऐसे हो जाए तो क्या होगा। सर जी आ तो सकता ही है नहीं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक ऑप्शन तो ये है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, डाउट्स का ही ग्रुप है वो, उसमें आप ही के जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी अगर आपकी बात नहीं बनती तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर अपना डाउट जो है वो फ़ोटो क्लिक करो और ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, ठीक है जी। तो वहाँ भी आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो नोट्स जो है ना, नोट्स आप साथ के साथ ये लिखते चलो तो ये ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा कि सेम टाइम में आपके नोट्स भी बन जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो दोनों फ़ायदा है। और एक सर जी आपके लिए जो है वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात क्या है, हम लोग जो है अभी आपके लिए ऐसा एक बुकलेट लेके आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, जिसके अंदर पोटेंशियल जो होते हैं ना कैंडिडेट, मतलब क्वेश्चंस, हमारे केस में कैंडिडेट तो वही है भाई यूपीएससी में, नहीं डज नॉट, यहाँ क्या आएगा, बिलोंग टू दी, डज नॉट बिलोंग टू दी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जल्द ही आपको जो है वो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, मतलब विद इन अ मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। उसमें क्या होगा, उस सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर होंगे एक तो, और उस पे जो है साथ में क्या भी होगा, अपने जो पोटेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं ना, मतलब जिनकी आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या थोड़ा सा और बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। आओ ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो क्या कहता है, बाय वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन देयर एग्जिस्ट अ रूल with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belong to the given collection। तो सर जी ये वेल डिफाइंड का मतलब ये है, क्या है कि आप एक ऐसा रूल बना दो जिस रूल के बिहाफ पर आप ये जज कर पाओ कि कोई ऑब्जेक्ट उस सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं उस्ताद जी? जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल क्या देखा था सर, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट हैं वो कंसीडर करें और हम एक ऐसा रूल बनाते हैं कि उसमें से जो आपके वोवल्स हैं सिर्फ वही आएंगे। तो रूल एकदम क्लियर है ये। अब इस रूल के बिहाफ पर मेरे को कोई कहता है जी आप सी को जज करो क्या ये सेट में आएगा, मैं कहूँगा जी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी अपना वोवल नहीं है, रूल को जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं बोलूँ जी ई, आप कहेंगे तुरंत ये सेट के अंदर आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि ये अपना एक वोवल है। बात समझ रहे हो आप लोग? अब देखो जो मतलब जिनसे मिलकर सेट बनता है ना, उसको हम बोलते हैं सेट के मेंबर। तो जैसे कोई सेट ले लेते हैं, लेट से सेट ए इज गिवन एज 1 2 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 अपने पास है ना, इनको उस्ताद जी हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम सेट के मेंबर, मेंबर या फिर एलिमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं जी, चॉइस आपकी है। देखें मेंबर भी बोल सकते हैं आप, इनको सेट के एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है, हम ये किस तरीके से बताते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता है, उसका तरीका क्या होता है, ये बचपन में देखो आपने पढ़ा होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है कि x जो है वो a सेट से ताल्लुकात रखता है। सर जी इसको रीड कैसे किया जाता है? दो तरीके से रीड किया जाता है। सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू a, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, x इज़ अ मेंबर ऑफ a, x जो है वो a का मेंबर है। नहीं, इस तरीके से रीड करते हैं। और अगर कोई आपका एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो उस केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर जी इस तरीके से लिख देते हैं, नहीं इसको कैंसिल कर देते हैं बीच में से, और इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट x इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ a।
या x जो है ए सेट से बिलोंग नहीं करता, x इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, है ना सर जी? ऐसे ही करते थे बचपन में, देखो मेरे को कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बात सही है, 1 बिलोंग्स टू ए, आप कहेंगे जी यस ट्रू, एक जो है इसका मेंबर है ए सेट का, बिल्कुल सही बात है। कोई डेढ़ शाना सर जी आपसे ये पूछ ले क्या 4 ए से बिलोंग करता है, आप कहेंगे जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये जो ए है इसके अंदर 3 ही मेंबर हैं और वो मेंबर क्या हैं 1, 2 एंड 3, 4 नहीं आता है सर जी इसके अंदर। तो अगर आप इसको ट्रू बता दोगे तो माता रानी पाप लगाएगी नहीं। तो ये समझ आ गया होगा। देखो सबसे पहले क्या है, आप सर जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे को उम्मीद है सर जी आप लोगों को ये आता ही होगा पहले से, एक तरीके से आपका ये रिवीजन क्लास समझ लो बस सेट्स की। तो अब देखो सर जी हम लोग ना क्या बात करते हैं कि किसी सेट को लिखा किस तरीके से जाता है। तो सेट के मतलब सेट को लिखने के क्या है अपने पास 2 तरीके हैं। दोनों तरीके देखते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे दोनों तरीके, और दोनों से आप भली भांति जो है वो वाकिफ़ रहे होंगे। मैं लिख के बताता हूँ। देखो ये आपने देखा होगा, ये जो 2 हैं ये कॉमन है लिखने के तरीके, x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये 2 तरीके हैं लिखने के। इन दोनों को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी आगे के लिए। जो अपनी पहली फॉर्म है सर जी इसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। इस वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, टेबुलर फॉर्म। तो डिस्कस कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में क्या सीन रहता है। अच्छा इसको बोला जाता है सेट बिल्डर। इस वाली फॉर्म को क्या बोला जाता है, सेट बिल्डर। जैसे पहले आता था ना बॉब द बिल्डर, नहीं ऐसे ये सेट बिल्डर है। कार्टून आता था ना कार्टून बॉब द बिल्डर, तो वो सेट बिल्डर है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले मैं इसका भी ज़रा टेबुलर फॉर्म के बारे में लिख दूं, उसके बाद मैं दोनों में आपको फ़र्क समझाता हूँ। इसमें है जी the elements are separated, the elements are separated by commas and are enclosed in brackets, ये वाले नहीं। तो आओ ज़रा इन दोनों में क्या है हम लोग थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। देखो टेबुलर फॉर्म में सर जी हम लोग क्या करें, अगर आप देखेंगे तो इसमें हम जो सेट है उसके इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं उनको बता रहे हैं। यह एक तरीके से जब हम किसी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं सर, उस सेट के जितने भी मेंबर हैं उनको इस तरीके से लिख के दिखाते हैं, ठीक है जी। लेकिन वही बात करें अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या सीन है, मेंबर्स नहीं दिखाते, हम लोग वो रूल लिखते हैं। देखो क्या लिखा है हमने, सेट का मेंबर x है और कंडीशन ये लगी हुई है x पे दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे सारे सेट के अंदर, नहीं। तो ये 2 तरीके हैं सेट को लिखने के। अब ज़्यादातर जो है आप देखेंगे सर बुक्स में वो ये वाला होता है, और ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं होता, ये भी होता है बट ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है, नहीं इसका यूज़ जो है वो कम है और इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा है। और हम लोग भी क्या है सर इस फॉर्म के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप भी इस वाली फॉर्म के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो सर जी आपने कमेंट करके बताना है, नहीं आपने कमेंट करके बताना है। अब देखो सर जी थोड़े से और अपने टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं सेट से जो कनेक्टेड हैं, इनको डिस्कस करते चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इक्वलिटी ऑफ सेट्स। तो पहले मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे विद एग्जांपल। इक्वलिटी ऑफ सेट्स है ना।
कभी भी मतलब दो सेट्स को सर कब हम लोग कहेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल हैं, या कब हम ऐसा कहेंगे कि वो इक्वल नहीं है। सर जी कुछ तो होना चाहिए ना इसके लिए भी गेम, नहीं कि किस तरीके से हम लोग पता करते हैं। अगर आपको मालूम है कब इक्वल कहा जाता है सर दो सेट्स को, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सर जी, इंतज़ार किसका है देखें जी। कहता है टू सेट्स ए एंड बी, वेरी गुड, आर सेट टू बी इक्वल। और देखो सर अगर आप लोगों को ये पहले से मालूम है ना सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने से फ़ायदा क्या होगा सर जी, ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली जाती है जो नॉर्मली हम लोग स्किप कर जाते हैं। नहीं, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट, और रिवीजन भी तो छोड़ो, आपके नोट्स तो बन रहे हैं ना, इससे अच्छी बात क्या है बताएं मेरे को। एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं सर जी, उनके लिए हम लोग जो है वो रियल एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो जाके देख सकते हैं इसके बाद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद। वहाँ भी लगभग हमने हाफ जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है रियल एनालिसिस का। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। तो आओ सर ज़रा पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लें, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है दो सेट्स हैं अपने पास ए और बी, इनको इक्वल कब कहा जाएगा उस्ताद जी, जब ए का हर एक मेंबर बी का मेंबर हो, और जब बी का हर एक मेंबर ए का भी मेंबर हो, तब इनको क्या कहा जाएगा कि दोनों सेट जो हैं वो अपने इक्वल हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे जी दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। क्या कहते हो, एग्जाम्पल देख लें क्या। लेट से सेट ए इज़ 1 2 3 एंड लेट से सेट बी इज़ 3 2 1। तो अभी देखो सर जी क्या ये सेट इक्वल है, आप देखो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस ये चेक करना है क्या इसके सारे मेंबर इसके भी मेंबर हैं, और क्या इसके सारे मेंबर इसके भी मेंबर हैं। अगर ऐसा है तो सर जी ये तो बात सही हो गई। तो इस केस में ए सेट जो है वो बी के क्या है, इक्वल है। एक एग्जांपल और देखें सर जी, सी सेट इज 1 2 3 एंड डी सेट इज 1 2 2 3। अभी क्या कहते हो सर जी दोनों सेट इक्वल है क्या। आपके मन में ना यहाँ पे देखो एक सवाल आ सकता है, इसीलिए मैंने केस लिया है कि यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है। नहीं, तो ये केस हो सकता है आपके मन में आए कि देखें जी इधर तो एक ही बार लिया है 2, इधर 2 2 बार ही आ रहा है, क्या तब भी ये इक्वल होंगे। हाँ तब भी इक्वल होंगे। रिपीटिशन अगर हो भी रहा है ना तो इक्वलिटी पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कहेंगे यस C इज इक्वल्स टू D। तो आपको देखो इसका जो है कंडीशन जो है अगर हम देखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर अपना x A से बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि x B से भी बिलोंग करता है, और अगर x B से बिलोंग कर रहा है तो वो ये इम्प्लाई कर रहा है कि x A से भी बिलोंग कर रहा है। नहीं, तो कंडीशन समझ रहे हो आप लोग, बेसिकली ये बाय इम्प्लीकेशन आ जाएगा इस तरीके से। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो अगर x A से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है x B से भी बिलोंग करेगा, और अगर x B से बिलोंग करता है तो वो x A से भी बिलोंग करेगा। नहीं, एक केस और देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लेट से E सेट 1 2 3 एंड लेट से F सेट 4 1 2। अभी आप बताएं सर ये E और F क्या आपस में इक्वल हैं। आप कहेंगे जी इक्वल करवा दोगे तो घोर पाप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मेंबर ऐसा है 3 यहाँ पे जो F के अंदर नहीं है, और F के अंदर भी एक मेंबर ऐसा है जो E के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे E जो है वो F के इक्वल नहीं है। क्या कहते हो सर जी, बात समझ आई। तो इसका जो है सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। देन देखो हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ी सी और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमें सर जी देखें अपने पास नल सेट, तो इसको देख लेते हैं कि नल सेट क्या होता है। नल सेट वैसे तो आप लोग जानते हो, मेरे को पता है, बट सर जी देखो नोट्स बनाने भी ज़रूरी है नहीं, तो बिना नोट्स के जो है सर फिर एंड में मामला गड़बड़ हो जाता है रिवीजन के टाइम पे। अभी आप नोट्स बनाते चलोगे प्रॉपर तो फ़ायदा आप ही लोगों का है। दी सेट विच कंटेन्स, ये वैसे ना सेट थ्योरी हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो उसमें भी डिस्कस करी थी। किसके अंदर? जब रियल एनालिसिस स्टार्ट किया था ना, तब वहाँ भी थोड़ा सा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था सेट थ्योरी के बारे में। बट वहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इसका अलजेब्रा डिस्कस नहीं किया था। बेसिकली जो इसके अंदर लॉ है ना, आगे हम पढ़ेंगे, लाइक आइडम्पोर्टेंट लॉ है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, 5-6 लॉ हैं अपने पास, उनको प्रूफ भी करेंगे। टोटोलॉजी जो हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, उसकी मदद से। बस एक ही रिक्वेस्ट जो है ना मेरी आप लोगों से रहती है कि आप कभी भी सर बीच में से वीडियो ना देखें। मतलब बीच में से मतलब है कि जो प्लेलिस्ट होती है उसको स्टार्टिंग से देखें, ऐसे ही रैंडम कोई वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखोगे ना तो फिर जिम्मेदारी मेरी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट अगर आप बीच में से कोई भी ऐसे रैंडम वीडियो देखते हैं और उसके बाद सर आप कोई डाउट पूछेंगे, तो पहले मैंने आपसे सवाल जवाब करने हैं थोड़े से, और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी है प्लेलिस्ट या सवालों के आप जवाब नहीं दे पाए तो सर फिर मैं डाउट नहीं बता पाऊँगा आपको ना, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे उस बात को। तो बस एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूँ सर जी आप समझ रहे होंगे, फ़ायदा आप ही का इसमें, आपको डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो नल सेट के बारे में क्या तारीफ़ है, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है जी नल सेट क्या है? द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड द नल सेट, है ना। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, दिस सेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्प्टी सेट। बहुत से लोग इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका सिंबल क्या है? फाई। तो एग्जाम्पल देख लें इसका, क्या कहते हैं उस्ताद जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से ए इज़ अ सेट such that x square plus 1 is equals to 0 and x is a real number। अब सर जी बड़ा मसला हो गया, हमने क्या कंडीशन लगा दी कि x स्क्वायर प्लस 1 0 आना चाहिए और साथ ही साथ x एक रियल नंबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस कभी एक साथ फुलफिल हो सकती हैं क्या? क्या कहते हो सर जी, मेरे को बताइएगा। नहीं हो सकती ना, यानी जो सेट ए है अपना वो क्या है? फाई। सेट ए क्या आएगा अपना? फाई आएगा। क्या कहते हो सर जी? बहुत बढ़िया, इसको जो है आप लोग नोट कर लें। इसके बाद एक और अपने पास छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी टर्म है, देखिए, जिसका नाम है सर जी सिंगलेटॉन, है ना। अगर आप लोगों ने ऐसा पोकेमोन देखा हो पहले कभी, तो उसमें आते थे ना इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है सिंगलेटॉन। सिंगलेटॉन देखो, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देख लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो मैं लिखता हूँ इसको, आप लोग नोट करिएगा। सिंगलेटॉन की तारीफ ये है, अ सेट कंसिस्टिंग, वेरी गुड, अ सेट कंसिस्टिंग of a single element is called singleton, तो कहता है जी सिंगलेटॉन एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। लेट से ये, इसको क्या बोलेंगे? मान लेता हूँ सर जी ये ए इसके इक्वल है और ए सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हमें नज़र आता है, तो हम कहेंगे सेट ए जो है वो क्या है उस्ताद? अपना एक सिंगलेटॉन है। बात समझ आई सर आपको? वेरी गुड। इसका भी सर जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अपने पास एक
टॉपिक है सबसेट। तो पहले सबसेट को क्या है डिफाइन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देख लेते हैं, और सर इस पे कुछ थ्योरम्स हैं वो थ्योरम भी देख लेते हैं। थ्योरम का प्रूफ नहीं देखना इनका, बस अपने को मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी होता है ना। जो प्रूफ करने वाली जो बात होगी सर जी, हम लोग उसको प्रूफ बिल्कुल करेंगे, आप टेंशन ना लें। मतलब जितने भी प्रूफ इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे करेंगे। सबसेट ऑफ अ सेट, इसको देख लेते हैं ये क्या कहता है। वैसे तो आप लोग सबसेट भी जानते ही होंगे, ऐसी कोई बात है नहीं, बट एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कहता है इफ ए बी आर सेट्स such that every element of A is also an element of B, then A is said to be an subset of B, subset of B। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जी, वो कहता है कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में देखने को मिलता है, ए का हर एक एलिमेंट बी में देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। इसको सर लिखा किस तरीके से जाता है, देखो इस तरीके से, ए इस तरीके से। इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। कैसे रीड करेंगे, ए इज़ अ वेरी गुड सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से रीड इसको हम लोग करते हैं। अब इसमें सर जी दो बातें हैं, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट, एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो उसको ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग इतना जो है वो नोट कर लें पहले। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट कब बोला जाएगा, और फिर इससे जुड़े कुछ थ्योरम्स हैं वो भी डिस्कस करने हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखें उस्ताद जी, सबसे पहले तो अपने पास जो है, मान लेते हैं सर सेट ए है ये 1 2 3, और सेट बी है ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ये देखो, क्या ए के सारे मेंबर बी में भी हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल है, बात तो सही है। लेकिन क्या बी के पास इन मेंबर्स के अलावा भी कुछ और मेंबर्स हैं? आप कहेंगे ये भी बात सही है कि भाई बी के पास 1 2 3 के अलावा 4 5 6 ये एक्स्ट्रा है। अगर बी के पास अपने कुछ एलिमेंट ए से एक्स्ट्रा हैं, ध्यान से सुनना, अगर बी के पास ए से कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको बोला जाता है सर प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉपर सबसेट। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं जी हम लोग प्रॉपर सबसेट, नहीं प्रॉपर सबसेट। अब मान लेते हैं सर जी अपने पास ना दो सेट और हैं, लेट से सी 1 2 3 और डी ये है अपने पास 1 2 3। तो सर जी एक सी के सारे मेंबर डी के अंदर हैं, क्या कहते हो? और डी के अंदर क्या कोई अपना यूनिक है? मतलब इनके अलावा क्या कोई डी के पास अलग है? आप कहेंगे जी नहीं है, कर लो बात। तो हम कहेंगे सी जो है अब वो इम्प्रॉपर सबसेट है डी का। क्या कहेंगे सर जी? सी जो है वो कैसा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। कुछ थ्योरम जो देखो इससे जुड़े हुए,
वो मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग उनको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा थ्योरम जो है अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखें जी, पहला जो थ्योरम है अपने पास वो ये है, इनसे जुड़ा हुआ, phi is a subset of every set, phi is a subset of every set। phi जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात जो है, दूसरी बात देखें जी सर, ये है इफ़ ए एंड बी, ये भी आप बस 1 मिनट में समझ जाओगे। ये जो सेकंड थ्योरम कहता है ना, आर सेट्स देन ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ ए, ये कंडीशन, एंड सर जी ये बात सही है क्या? आप देख लो यहाँ पे C और D इक्वल है, तो ये चीज़ भी ट्रू है इसके लिए, और क्या ये चीज़ भी ट्रू है? आप कहेंगे दोनों ही ट्रू है। तो वो यही कह रहा है, देखो क्या, कि दो सेट्स A और B आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब A B का सबसेट हो और B A का भी सबसेट हो। इम्प्रॉपर, तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई। ऐसा है तो आप देख लो, आपके सामने है, C और D इक्वल है। नहीं, थर्ड देखो, थर्ड जो थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस, रियल लाइफ में आपने बहुत बारी ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो देखो क्या कहता है, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, B is a subset of C, B is a subset of C, very good, subset of C, then A is a subset of C, A is a subset of C। ये कुछ ऐसा ही है, ट्रांजिटिविटी होता है ना अपने पास, तो कुछ ऐसा है, कह रहा है जी A B का सबसेट है, ठीक है, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट A जो है वो C का भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या, कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, B इज़ अ सबसेट ऑफ C, implies that A is also a subset of C। ऐसा बोला जा ही सकता है सर जी, उसमें क्या ही दिक्कत है? नहीं, कि A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, तो A जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसेट हो गया किसका, C का। इसका कोई रियल लाइफ अगर एग्जांपल देना चाहें तो सर जी क्या दे सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसा ले सकते हैं कि स्कूल टाइप की, जैसे टीचर है, टीचर जो सबसेट है वो किसका है, स्कूल स्टाफ का, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। और स्कूल जो है वो सबसेट है एजुकेशन इंडस्ट्री का, ऐसा बोल सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टीचर है वो एजुकेशन इंडस्ट्री का हो ही गया सबसेट। समझने को सर जी समझ सकते हो, क्या ही दिक्कत है? नहीं, ये टीचर जो रहते हैं वो स्कूल का जो स्टाफ रहता है उसका सबसेट है, और ये स्कूल का जो स्टाफ है सारा का सारा ये एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसेट है। ठीक है जी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा। इसके बाद कुछ और जो अपने पास टर्म्स है छोटी छोटी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद सर अपने पास टर्म है पावर सेट। क्या है जी टर्म? पावर सेट। तो देखते हैं सर जी, पावर सेट अपने पास जो है वो किसको बोलते हैं। पावर सेट से जुड़ी कुछ बातें भी करनी है। इससे जुड़ी हुई बात जो है मैंने पहले भी करी हुई है, आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है पावर सेट के अंदर। तो देखते हैं जी, पावर सेट ये ना सेट थ्योरी का वो हिस्सा है जो हमें चाहिए मॉडर्न अलजेब्रा को पढ़ने के लिए। तो आप एक तरीके से ये समझो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक्स है।
कि एक तरीके से रिवीजन चल रहा है जी चीज़ों का, ताकि मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग आसानी से समझ सकें। नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब सेट थ्योरी के बाद अपने पास मैपिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम लोग कहीं पहुंचेंगे ग्रुप थ्योरी पे। तो कहता है इफ़ एस इज़ एनी सेट then the set of all subsets of S। बाकी सर आप लोग मुझे बताएं कि जैसे रियल एनालिसिस है अपना, तो वो आधा हो गया लगभग, नहीं तो उसके बाद कौन सा जो है आप लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है, आप लोग वो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे एक दो सब्जेक्ट मेरे माइंड में हैं, बाकी आप लोग बताइएगा कौन सा करवाना है स्टार्ट। नहीं बताएंगे तो फिर जो मैंने सोचा हुआ वो करेंगे। तो इसको आगे लिखते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय। अब देखो जी पावर सेट की क्या तारीफ दे रहा है। पावर सेट एक ऐसा सेट है जो किसी सेट के सारे सबसेट्स का सेट है। ये देखो मामला थोड़ा सा गोलमाल हो गया, दोबारा समझते हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके जो मेंबर हैं, पावर सेट के जो मेंबर हैं या जो एलिमेंट हैं वो एस सेट के सबसेट हैं। समझ आया? नहीं, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं सर जी क्या दिक्कत है। तो लेट से S इज इक्वल्स टू A, B, C। हम लोगों से ये बोला गया, किसी डेढ़ शाणे ने कहा कि जी आप इसका पावर सेट लिखिए। तो पावर सेट ऑफ S, आप सर इसके सबसेट बनाओ। पहला सबसेट तो फाई भैया को तो भूला नहीं जा सकता। और देखो इसके क्या सबसेट बन सकते हैं, ये बन सकता है इसका सबसेट, इसका सबसेट ये भी बन सकता है, इसका सबसेट ये भी है, इसका सबसेट और क्या होगा सर जी, A, B, वेरी गुड। और क्या होगा इसका सबसेट, B, C, वेरी गुड। और क्या होगा इसका A, C, वेरी गुड। और एक क्या होगा सर जी, A, B, C। तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ S। तो पावर सेट में क्या आ रहा है, पावर सेट के जो मेंबर हैं वो इस S सबसेट के S सेट के सबसेट हैं। बात समझ आई? अच्छा, ऐसा बोला जाता है, जैसे आप देखो इसके अंदर 3 अपने मेंबर थे, तो पावर सेट में 8 मेंबर आएंगे। गिन लेते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही देखो मेंबर अपने को देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इफ़ S कंटेन्स n मेंबर या n एलिमेंट्स, S कंटेन्स n एलिमेंट्स, तो जो इसका पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2n। देखो जैसे 3 मेंबर थे तो 2 3 8 हो गया, नहीं तो अपना ये जो पावर सेट है इसमें कितने मेंबर आ गए सर जी, 8। अब सवाल ये है कि किसी पावर सेट में ये 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं सर जी, ये कैसे आया? नहीं, इस पे उठाओ सवाल, ये किस तरीके से आया, कैसे? तो इसकी जो डिटेल में जानकारी है सर, वो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट खोलोगे ना, वहाँ मैंने ये करवाया हुआ है 2 की पावर n किस तरीके से आता है। बेसिकली इसमें बाइनोमियल का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, जिनको इस चीज़ में जानने में दिलचस्पी है कि ये 2 की पावर n कैसे आता है, कि किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, आप रियल एनालिसिस की जो है उस प्लेलिस्ट में जाना। वीडियो ख़त्म होने के बाद रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाओगे, शुरू की पहली या दूसरी वीडियो ही है सेट थ्योरी की, जिसमें ये रामायण पावर सेट वाली मैंने पूरी अच्छे से डिस्कस की है। मतलब अच्छे से का मतलब ये है, पूरा डिराइव करके दिखाया है कि 2 की पावर n जो है वो किस तरीके से आता है। तो ये आपको सर जी वहीं से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका अभी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा।
अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी देखो अपने पास है एक टर्म यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को समझते हैं क्या होता है, फिर एक एग्जांपल भी देखते हैं उसका, देन आगे चलेंगे। नहीं तो आओ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जी, यूनिवर्सल सेट किस बला का नाम है। नहीं तो टॉपिक है जी अपने पास क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं। कहता है जी यूनिवर्सल सेट की जो तारीफ है वो कुछ इस तरीके की है। A non-empty set of which all the sets very good under consideration are subsets is called the universal set, is called the universal set। तो इसकी तारीफ देखो जी क्या है। कहता है यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो सारे सेट का क्या है, पिताजी है एक तरीके से। आप देखेंगे तो आप कोई भी सेट कंसीडर करो, वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले देता हूँ मैं, हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेट्स से। तो इसमें ए बी ये से लेके जेड, ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक, अब मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी सेट कंसीडर करूँगा, लाइक सेट ऑफ वॉल्स। तो ए हमने कंसीडर किया लेट्स से सेट ऑफ वॉल्स। तो आप सर जी ज़रा देखें, मेरे को बताएं क्या ये सेट ऑफ वॉवल्स इसका सबसेट है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कहेंगे हमारे ए सेट के लिए ये जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज के, ये जो सेट है ये किस सेट का काम कर रहा है, अपना यूनिवर्सल सेट का। बात समझ आई सर जी? आगे चलें क्या? वेरी गुड। तो देखें जी आगे देखते हैं। देन अब क्या है अपने पास दो सेट्स को लेकर कुछ ऑपरेशंस हैं। तो ऑपरेशन देखते हैं वन बाय वन, उनको हम लोग समझेंगे। आज की जो ये है ना पूरी वीडियो, इसमें हम लोग यही करने वाले हैं। सेट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो हमें चाहिए उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, उसके अंदर हम लोग जो सेट से रिलेटेड अलजेब्रा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। बेसिकली उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं स्पेसिफिक प्रूफ करने वाले सेट्स को लेकर, तो देखेंगे टोपोलॉजी की मदद से हम लोग जो उनको करते हैं। तो इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं जी यूनियन क्या रहता है, उसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे और एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे। बाकी लिखते चलना ताकि नोट्स जो हैं वो टाइम पे कंप्लीट होते चले। तो बोलता है जी द यूनियन ऑफ ए एंड बी, the union of A and B is the set, very good, is the set of all elements, is the set of all elements which are in set A, which are in set A और सेट बी, और सेट बी। अब देखो जी आपको वर्डिंग से समझ आ ही रहा होगा कि यूनियन का मतलब ये है, यूनियन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट रहते हैं और बी के सारे एलिमेंट रहते हैं। इसकी नोटेशन क्या होती है, इस तरीके से यू, ए यूनियन बी। यूनियन को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये कुछ ऐसा है, ए और बी, नहीं ए और बी।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो। लेट से ए बी सी ई, लेट से बी ई डी जी एच, ये है। और किसी डेढ़ शाणे ने क्या कहा सर जी आपसे आगे कि आप ए यूनियन बी निकालें, तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, बट रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जैसे अगर आप ए के सारे एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, तो ई एक ही बार लिखना है सर, 2 बार नहीं लिखना। लिखोगे तो फिर पता है ना क्या होता है, माता रानी पाप लगाती है। तो ये आ गया जी यूनियन। बात समझ आई आप लोगों को, यूनियन हम लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं। इसके बाद अगला जो ऑपरेशन है वो है सर जी इंटरसेक्शन। क्या है अपने पास? इंटरसेक्शन। चलो जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटरसेक्शन का मतलब जो है वो क्या रहता है। नहीं तो मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिखिएगा साथ की साथ। तो कहता है इंटरसेक्शन। वैसे आज की क्लास जो है वो काइंड ऑफ थियोरेटिकल है, तो हो सकता है सर जी आप में से कुछ बोर हो रहे हो। कोई बात नहीं, हो लो सर जी, आज की बात है। नहीं, ये रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं सर जिनका ये रिवाइज़ नहीं हुआ इज़ दिस सेट। देखो बात करते करते जब लिखते हैं ना तो ये काम होते हैं, फिर दी को ट्रू लिखा जाता है। कोई बात नहीं। इज़ दिस सेट ऑफ all elements, is the set of all elements which are both in A and B। तो कहता है जी इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट जो है अपने आते हैं जो दोनों के अंदर होते हैं, ए और बी के अंदर। इसका जो नोटेशन है अगर आप लोग देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का है। इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को अगर हम लोग अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है एंड, ए एंड बी। ये आगे यूज़ आएगा अपने ए एंड बी। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर जी यही वाला, क्या दिक्कत है। इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे हिसाब से एक सिंगलेट ऑन आएगा। नहीं, आप देखें इन दोनों में सिर्फ एक ई ही ऐसा है जो दोनों में है, बाकी तो कोई और नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ई आएगा। बात समझ गए क्या आप लोग? वेरी गुड। तो सर जी इसका जो है वो नोट कर ले, मतलब स्क्रीनशॉट ना ले अब तो, इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सके और नोट्स भी जो हैं वो अपने साथ के साथ प्रिपेयर होते चले। इसके बाद है जी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिस्कस करना भी ज़रूरी है, वो कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है, तो ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है सर जी यहाँ भी। सबसे पहले क्या देखना है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो आओ जी डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं इसको एग्जाम्पल से ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जी द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B in that order is the set of elements
which belong to A, but which do not belong to B। तो अब देखते हैं सर जी क्या अंग्रेजी जो है यहाँ पे लिख दी गई है। तो वो क्या कहता है, डिफरेंस का मतलब ये है कि आप a माइनस बी अगर आप लिख रहे हो ना, नोटेशन इसका क्या बनेगा, देखो नोटेशन बनेगा ये। इसका मतलब क्या है, आओ डिस्कस कर लेते हैं सर जी। दो सेट ले लेते हैं, नहीं ए और बी। तो लेट से ए सेट इज 1 2 3, लेट से बी सेट इज 3 4 5 6। तो किसी डेढ़ शाणे ने सर जी आपसे ये पूछ लिया, ठीक, और वो डेढ़ शाणा कौन हो सकता है सर, कमेंट में बताइएगा आप। a माइनस बी, तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी का मतलब ये है a में से आप वो वाले एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर भी हैं। a में से आप वो वाले एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर भी हैं। तो मेरे हिसाब से 3 है ऐसा a का वो एलिमेंट जो b के अंदर भी है। तो a माइनस बी आ गया 1,2। अब फिर किसी डेढ़ छाने ने पूछ लिया आपसे b माइनस ए, तो b में से आप वो एलिमेंट हटा दो जो a में भी हैं। तो यहाँ से क्या हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप बताइएगा मेरे को सर, कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? आप कहेंगे जी यस, वेरी गुड। इसके बाद अगला जो है देखें सर जी, वो है अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस। आओ जी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा क्या होता है, लिख लेते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल से ही डिस्कस कर लेते हैं सर जी, एग्जाम्पल से ही। तो सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले लिख लेते हैं, फिर इसको इसी एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं। तो लिखता हूँ, देखो मैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कहता है जी दिस सेट a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज कॉल्ड, देखो कितनी आसान सी टर्म है, नहीं, इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। आ जाओ ज़रा इसी में कर लेते हैं सिमेट्रिक। अच्छा, इसकी नोटेशन क्या है, ऐसे a ट्राइंगल b, ये रिप्रेजेंट करवाता है सिमेट्रिक डिफरेंस को, ट्राइंगल, ठीक है जी। आ जाओ इसमें निकाल लेते हैं। तो हमें यूनियन करना है, a माइनस बी ये रहा, b माइनस ए ये रहा, तो ये क्या आ गया 1, 2, 5, मतलब 4, 5, 6। वेरी गुड सर जी। इसको जो है वो आप लोग क्या करोगे, छाप लो। क्या करोगे सर जी, इसको छाप लो, देखो, नहीं। तो अब देखें सर जी, यहाँ पे जो है इसके बाद अपने पास आगे है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये लास्ट जो है वो अपना टॉपिक है किसका, थ्योरी जो है ना सेट्स को लेकर। इसके बाद अपना वो लॉ है, लॉ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उनको सर जी हम टोटोलॉजी की हेल्प से प्रूफ भी करेंगे और उन्हीं पर बेस कुछ नन्हे मुन्ने छोटे मोटे सवाल भी देखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दो सेट का किस तरीके से निकाला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है, सेट थ्योरी का भी लास्ट ही टॉपिक है बेसिकली, ये थियोरेटिकल है ना। आप भी बोर हो रहे होगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं सर जी, चलता है इतना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करें उससे पहले अपने पास एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर, वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट ए एंड बी टू गिवन
two given sets full stop let छोटू a belongs to set A and छोटू b belongs to set B, then A comma B denotes an ordered pair, denotes an ordered pair। वो क्या कह रहा है, देखो जी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि A अपने पास कोई सेट है 1, 2, 3 और यहाँ पे B कोई सेट है 2, 5 या इसको अलग ले लेते हैं थोड़ा सा x, y, z। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूँ 1, x, ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, अपने एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करवा रहा है। देख लो जी, पहला एलिमेंट ए से है, दूसरा बी से है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। पहला बी से भी लिख सकते हो, दूसरा ए से भी लिख सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। अब वो ये कहता है कि कोई ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल कब होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं सर जी, एग्जाम्पल। तो कोई ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है, जैसे अपने पास क्या है, दो ऑर्डर पेयर हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है। मैं लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। A, B इज इक्वल्स टू C, D if and only if A is equals to C and B is equals to D। ये कंडीशन अगर होल्ड हो रही है ना, तब हम बोलते हैं कि अपना जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये इक्वल है। एग्जाम्पल लो जी, एग्जाम्पल हाजिर आपकी सेवा में। 2, 5 इज इक्वल्स टू 2, 5 बट 2, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, 2। क्यों? आप देखो सर जी, A का C के इक्वल होना ज़रूरी है। 2 क्या 5 के इक्वल है? ओहो, फंस गए ना। देखो यहाँ पे तो नहीं है इक्वल। क्या 5 2 के इक्वल है? आप कहेंगे जी नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, बट ये वाले इक्वल हैं। यस। अब देखो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B, दो सेट्स का, तो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड छोटू B बिलोंग्स टू बड़ू B। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। तो लेट A इज इक्वल्स टू A, B, छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं, और लेट कैपिटल B इज इक्वल्स टू P, Q। ठीक है जी। अब देखो किसी डेढ़ शाणे ने हमसे क्या कहा कि आप A क्रॉस B निकालें। तो आ जाओ जी, निकालते हैं, मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। A क्रॉस B, तो पहला एलिमेंट जाएगा A का, A का P के साथ बनाओगे आप ऑर्डर पेयर, कॉमा फिर A का आप Q के साथ बनाओगे। समझ रहे हो, जैसे ब्रैकेट ओपन नहीं करते क्या, वैसे। फिर बारी आएगी जी B की, तो B का पहले P के साथ बनाएंगे और फिर B का Q के साथ बनाएंगे। ये आ गया A क्रॉस B। ठीक है जी। अब किसी डेढ़ शाणे ने कहा B क्रॉस A बताओ, तो आ जाओ जी, B क्रॉस A भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहला एलिमेंट अब B का आएगा, P को A के साथ ऑर्डर पेयर, फिर P का B के साथ ऑर्डर पेयर। उसके बाद क्या होगा सर जी, Q का A के साथ पेयर बनाएंगे और Q का B के साथ पेयर बनाएंगे। क्या आप यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ देख पा रहे हो कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। कॉम्यूटेटिव जो अपना प्रॉपर्टी है सर जी, हो गया फेल यहाँ पे। अब एक बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको लिख लेते हैं, है तो बात छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल्स टू n, और B में ये है m। A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, n, B में थे m। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये होते हैं आपका mn। कितने होते हैं सर जी, mn। यहाँ ही देख लो आप, A में 2 थे, B में 2 थे, तो जो इनका क्रॉस आएगा उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 4। चेक करो क्या 4 यहाँ पे है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो इसी बात पे सर जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो देखिए उस्ताद जी, ये वो पार्ट था जो थ्योरी थी, हमने डिस्कस कर ली है।
और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी, और जिनको पहले से आती थी सर उनका रिवाइज हो गया होगा, नोट्स बन गए होंगे, वेरी गुड। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, समझ आया, ये रिवीजन हो गई अच्छे से, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जी कर लें। और उसके बाद जो है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सर जी आप शेयर कर सकते हैं चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं। और देखें जी, मेरी तरफ से इतना ही था सेट्स की जो थ्योरी है उसको लेकर। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे इनका अलजेब्रा लेकर, ठीक है। तो शुक्रिया सर आप लोगों का, आपसे मैं देखो जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।